हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स है उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे दिया गया संज्ञानात्मक विकास दिया गया है। तो देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है इसको सबसे बेहतर तरीके से जो परिभाषित किया जा सकता है, जो डिफाइन किया जा सकता है, वह विद्यालय और कक्षा के पर्यावरण में किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे ए को चूज कर दिए वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। जिन पियाजे के अनुसार अनुकूलन यहाँ पे किनके द्वारा होता है यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, अनुभव, आत्मसातकरण और व्यवस्थापन दोनों। तो जल्दी से प्रयास कीजिए और इसका राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण और व्यवस्थापन दोनों। आत्मसातकरण और व्यवस्थापन दोनों के माध्यम से जो अनुकूलन होता है वह होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों मिल करके रहते हैं तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है औपचारिक, अंतराल, अनौपचारिक या निरंतर। सभी लोग प्रयास कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है वह कुछ न कुछ लगातार सीखता रहता है, निरंतर सीखता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, निरंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी में है डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास कीजिए और यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। दिया गया परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। पहला ऑप्शन दिया गया है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और दूसरा है यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो परिपक्वता है यह अधिगम से कैसे अलग होता है। देखिए जो परिपक्वता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के माध्यम से यह अधिगम से अलग हो जाता है, क्योंकि जो अधिगम है यह देखेंगे स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो परिपक्वता है यह एक आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है, यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास कीजिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर करना है। पहला है आपका यहाँ पे शैशवावस्था है, दूसरा प्रारंभिक बचपन है, तीसरा मध्य बचपन है, चौथा प्रारंभिक किशोरावस्था है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सृजनात्मकता और जो कल्पना शक्ति है वह सबसे ज़्यादा जो प्रबल होती है वह प्रारंभिक किशोरावस्था में होती है, कि जो कि 14 से 18 वर्ष की एज होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक किशोरावस्था। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास कीजिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। देखिए जो प्रभावी और जो सफल नेतृत्व रहेगा वह क्या रहेगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिससे यहाँ पे संपूर्ण समूह का हित हो, पूरा जो समूह है अगर उसकी भलाई हो रही है, उसका हित हो रहा है, तो वह प्रभावी नेतृत्व कहलाएगा या सफल नेतृत्व कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का।
एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया, भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार वाली है। देखिए जो भावनात्मक बुद्धि लब्धांक वह ऊंचा है तो वह संतुलित व्यवहार करेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वह संतुलित व्यवहार वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहास हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एबिंगहास हो जाएगा, जो कि सी में है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके अनुसार बताया गया था कि जो निरर्थक शब्दों के प्रयोग से ही धीरे धीरे जो सार्थक शब्द होते हैं उनका प्रयोग होने लगता है या आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो सीखने का वक्र है वह किसका सूचक है, सीखने की प्रगति का सूचक है, या सीखने की मौलिकता का सूचक है, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप का सूचक है, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। जल्दी से प्रयास कीजिए और इसका राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो सीखने का वक्र है, जो सीखने का वक्र है वह सीखने की जो प्रगति है, प्रगति का सूचक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीखना होता है कभी भी एक समान नहीं होता है, कभी सीखने में अत्यधिक उन्नति होती है तो कभी सीखना यहाँ पे क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, मंद हो जाता है, और कभी कभी सीखने में देखेंगे और जो अवरोध होता है, रुकावट होती है, वह भी होती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास कीजिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत यहाँ पे दिया गया निम्न है, तो जल्दी से प्रयास कीजिए और इसका राइट आंसर कीजिए। इसमें सबसे पहला आपका दिया गया संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो यह तो आपका है, इसी को शास्त्रीय अनुबंधन भी कहा जाता है, तो यह तो आपका है, यह अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत में है। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है यह भी इसी में आएगा, यह भी व्यवहारिक सिद्धांत है, और जो प्रबलन सिद्धांत है यह भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का ये जो व्यवहारिक सिद्धांत है उसमें ये सब आ जाएंगे, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास कीजिए और राइट आंसर कीजिए। कोहलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सीखना है वह क्या है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक संकार्य है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह संज्ञानात्मक संकार्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। शिक्षक से संबंधित कारक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास कीजिए और यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। शिक्षक से संबंधित कारक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा ज्ञान, कौशल और व्यवहार हो जाएगा, जो कि शिक्षण अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षक का जो ज्ञान रहेगा, कौशल और व्यवहार, तो ज्ञान, कौशल, व्यवहार दिया गया है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास कीजिए और यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। प्रयास करेंगे तो आप लोग यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे, तो जल्दी से प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है वह किस प्रकार की ज्ञान पर केंद्रित हो, तो वह आज्ञानात्मक और प्रयोग मूलक पर यहाँ पे आधारित होनी चाहिए या केंद्रित होनी चाहिए, तो ए और बी दोनों होगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए और इसका राइट आंसर कीजिए। पहला दिया गया बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी ही चाहिए, तो यहाँ पे पहला तो सही है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की जानकारी होनी चाहिए, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। यह भी बच्चों को समझना चाहिए यहाँ पे कि किस प्रवृत्ति के हैं। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी की, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल्दी से प्रयास कीजिए और इसका राइट आंसर कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया गया समावेशी शिक्षा में कौन शामिल हैं, तो जल्दी से प्रयास कीजिए और इसका राइट आंसर कीजिए। अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, तो देखिए जो समावेशी शिक्षा है उसमें सभी प्रकार के बालक आ जाते हैं, तो यहाँ पे पहला तो आपका सही है। और यहाँ पे दूसरा दिया गया प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो यह भी उसमें रहते हैं। इसमें देखेंगे जो समावेशी शिक्षा है उसमें हर तरह के बच्चा आते हैं, चाहे वह प्रतिभाशाली हो या मूर्ख हो या मंद बुद्धि के हो या सामान्य स्तर के हो, सब के सब समावेशी शिक्षा में आते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो यह भी आ जाएंगे। और इसके बाद दिया गया वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर हैं, तो यह भी आपका सही है। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चार के चारों सही हैं, तो यहाँ पर देखेंगे चारों ऑप्शन दिया गया डी वाले में, तो डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए और इसका कीजिए आप लोग राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, वैयक्तिक अनुदेशन हो जाएगा। जो मानसिक रूप से मंद बालक हैं उनको शिक्षित करने के लिए वैयक्तिक अनुदेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो विशेष यहाँ पे विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक रहने चाहिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है और इसका आपको करना है राइट आंसर कि तर्कसंगत चिंतन शब्द निम्न से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तर्कसंगत चिंतन दिया गया है, तो यह देखेंगे हो जाएगा आपका बुद्धि से इसका संबंध है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो कैटेल थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में कैटेल दिया गया, सी वाला राइट आंसर है, कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है, अगर इसको सुनने के साथ किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। प्रयास कीजिए, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। देखिए जो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, जिससे वह लगातार आपसे प्रश्न करते रहें, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। उनको आपको चुप नहीं कराना है या डिस्करेज नहीं करनी है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि हो जाएगा। भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वह बुद्धि के यहाँ पे परीक्षण हेतु किया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो निर्माण था वह सीएम भाटिया ने 1955 में किया था, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। और इसी को क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है, जो भाटिया का बैटरी बुद्धि परीक्षण है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए वृद्धि और विकास दोनों दिया गया है, तो इसमें जो संबंधित है उसमें निरंतरता का सिद्धांत आता है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, समन्वय का सिद्धांत आता है, वैयक्तिकता का सिद्धांत आता है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है।
के बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आपको भी पता है कि थॉर्नडाइक ने यहाँ पे सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। जो 3 मुख्य नियम थे या प्रमुख नियम थे उसमें देखेंगे आपका है तत्परता का नियम है, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो यह 3 तो आपके सीखने के मुख्य नियमों में शामिल हैं, लेकिन आपसे नहीं वाला पूछ दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यह मुख्य नियम नहीं है बल्कि यह गौड़ नियम है। गौड़ नियम में आपके यहाँ पे टोटल 5 हैं। उसमें पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम और चौथा है आत्मीकरण का नियम और जो 5वां है वह साहचर्य परिवर्तन है। तो यह पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो देखिए जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है, जब भी आप यहाँ पे बीएड या डीएलएड किए होंगे तो उसमें सूक्ष्म शिक्षण रहता है और इसकी जो टाइमिंग रहती है वह 36 मिनट की रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पाठ योजना होती है, जो लेसन प्लान रहता है उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसमें आपका 6 मिनट लग जाता है। उसके बाद टीचिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं, उसमें 6 मिनट लग जाता है। उसके बाद फीडबैक आप लोग लेते हैं तो उसमें भी आपका 6 मिनट लगता है। उसके बाद फिर से अपनी जो पाठ योजना होती है उसको आप बनाते हैं तो उसमें भी 6 मिनट लगेगा। फिर उसके बाद रीटीचिंग होता है, पुनः शिक्षण होता है, फिर से आप पढ़ाते हैं, फिर से 6 मिनट लगेगा। फिर से आप फीडबैक लेते हैं तो उसमें भी 6 आपका मिनट लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा, यहाँ पे टोटल यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 मिनट। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, प्लान बनाना है, उसके बाद टीचिंग करना है, फीडबैक लेना है, फिर से आपका यहाँ पे रीप्लान करना है, फिर आपका रीटीचिंग, फिर आपका रीफीड बैक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे युयुत्सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, तो जल्दी से प्रयास कीजिए और यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मूल प्रवृत्ति है। जो युयुत्सा है यह क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पे जो मैकडूगल है उन्होंने यहाँ पे जो मूल प्रवृत्ति है उसको यहाँ पे टोटल यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्ति बताए हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो देखिए जो समन्वित शिक्षा की जो सफलता है वह समुदाय के समर्थन पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले जान लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम देखिए आपका 8 फरवरी को बहुत कम समय बचा हुआ है और सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है। एक बार पास कर गए लाइफ टाइम के लिए आपकी जो मार्कशीट रहेगी, सर्टिफिकेट रहेगी, उसकी वैलिडिटी रहने वाली है। सीटेट में 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट है। जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में आप लोग हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी कोई लैंग्वेज लिए होंगे, 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सोशल साइंस लिए होंगे, या तो आप मैथ साइंस लिए होंगे या प्राइमरी का आपका ईवीएस मैथ होगा, उसमें देखेंगे 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए, या सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, या आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा और सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ को डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं पीडीएफ, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके।
सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, इन सब के साथ यहाँ पे प्रकट होती है। तो उपरोक्त तो सभी होगा, डी वाला राइट आंसर है। व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह बंडूरा और जो वाल्टर थे इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा और 1977 में दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आगमनात्मक यहाँ पे तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो आगमनात्मक तर्क है इसके स्तर में यहाँ पे जो कल्पना है, कल्पना शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इसमें देखेंगे अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण है, लेकिन कल्पना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।